नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं ईवीएस से संबंधित क्वेश्चन आंसर जो कि पेपर 1 का होगा और ये पेपर होगा 29 जनवरी 2012 का। ठीक है, और इससे संबंधित हमने सीडीपी के और ईवीएस के एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, सीटेड फरवरी पेपर 1 2026 नामक प्लेलिस्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज को भी देख लीजिएगा। नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं वीडियो को। आज क्वेश्चन 76 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। तो खाद्य श्रृंखला को यहाँ पे आपको पढ़ाना है, ठीक है, और इसका जो है संकल्पना को पढ़ाने के लिए विद्यार्थियों की जो है अधिकतम आप भागीदारिता चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि बच्चे हैं एक साथ जो है कोई समूह में कार्य करें और इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए। ठीक है, लिए आप क्या करेंगे। सबसे पहला तो आपको ऑप्शन दिया गया है कि आप इंटरनेट से इससे संबंधित जानकारी को एकत्रित करने के लिए आप कहेंगे। क्या ये तरीका सही रहेगा? आप यदि इंटरनेट से जानकारी एकत्रित करने के लिए कहेंगे तो वहाँ पे कुछ डिस्कशन या समूह कार्य नहीं हो पाएगा, तो ये तरीका आपका उचित नहीं होगा। दूसरा देखें, सैमपट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थी को कहना। यदि आप सैमपट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों से कहेंगे तो भी जो है समूह कार्य नहीं हो पाएगा और उनका जो है अधिक से अधिक भागीदारिता नहीं बन पाएगी, तो ये भी आपका नहीं होगा। जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। ये जो है आपका हो जाएगा सबसे उपयुक्त जो है होगा आपका यही तरीका रहेगा कि आप जो है जीवों का प्ले कार्ड्स बनाएंगे। जैसे किसी प्ले कार्ड्स में आपका जो है हिरन है, किसी प्ले कार्ड्स में टिड्डा है, किसी प्ले कार्ड में मेंढक है, ठीक है, किसी में सांप है, किसी में चमगादड़ है। इस प्रकार से जो है आप खाद्य श्रृंखला के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि खाद्य श्रृंखला आपको पता है, सबसे नीचे जो है होता है उत्पादक, ठीक है, उसके पश्चात जो है प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम देखते हैं, जैसे कि आप उत्पादक में देख सकते हैं पादप, विभिन्न पादप आ जाएंगे। उसके पश्चात जो पादप को खाने वाले जो जंतु होते हैं, कीड़ा मकोड़ा होते हैं, जैसे कि आपका हो सकता है टिड्डा, ठीक है, और उसके पश्चात टिड्डा को कौन खाता है, तो मेंढक खाता है, ठीक है, और मेंढक को खाता है सांप, ठीक है, सांप को खाता है चमगादड़। ठीक है, इस प्रकार से जो है ये खाद्य श्रृंखलाएं चलती है। ठीक है, तो तो इसमें जो है आप जैसे जीवों का प्ले कार्ड बना सकते हैं। किसी एक प्ले कार्ड में आपने जो है टिड्डा का पिक्चर बना लिया, ठीक है, और टिड्डा का पिक्चर बना हुआ है। किसी दूसरे प्ले कार्ड में जो है आप मेंढक का जो है बना हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है विभिन्न प्ले कार्ड्स रहेंगे पिक्चर्स वाला, तो बच्चे जो है समूह में उसे खोजने का प्रयास करेंगे और अरेंज करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे अच्छा तरीका ऐसा खाद्य श्रृंखला के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बच्चे के लिए जो है सबसे अच्छा तरीका यही होगा, जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। ऑप्शन 3 इसमें सबसे सही तरीका हो जाएगा। यदि ऑप्शन 4 देखा जाए तो विभिन्न आवासों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, ये भी तरीका उतना अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। और कभी भी सीटेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय आप चारों ऑप्शंस जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें जो है पॉजिटिव ही ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं और उसमें से जो है बेस्ट ऑप्शन आपको चूज करना रहता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 77 है, डैश के लिए मछली घर एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है। तो आपने एक्वेरियम देखा होगा, एक शीशा का जो है होता है, इसमें पानी होता है और विभिन्न आर्टिफिशियल स्टोन्स होते हैं, इसमें मछली तैरते हुए आपको दिखेंगी। ठीक है, और रंग बिरंगी मछलियां इसमें दिखते हैं। और आप जो है ध्यान से देखिएगा, एक पाइप जुड़ा हुआ रहता है इस प्रकार से बाहर से। ठीक है, तो पाइप जो है क्यों रहता है, यहाँ पे पूछा गया है आपसे। जो मछली घर है एक्वेरियम में जो है हवा वाला पंप, इसको जो है पंप समझिए। ठीक है, इस पंप को जो है क्यों रखा गया रहता है, तो इस पंप को इसलिए रखा जाता है ताकि वहां पर जो है मछलियों को जो है ऑक्सीजन जो है पानी के अंदर जो है अच्छे से सप्लाई हो सके। ठीक है, पानी में भी जो है ऑक्सीजन होती है, लेकिन अधिक ऑक्सीजन सप्लाई के लिए जो है ये किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। पानी को साफ करने के लिए नहीं किया जाता है, तो गलत हो जाएगा। जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध करने के लिए नहीं, उनको जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, न कि
माफ कीजिएगा, जलीय पौधा कहा गया है। तो पौधा को जो है कार्बन डाइऑक्साइड का ही आवश्यकता होती है, लेकिन पंप जो है इसके लिए नहीं रखा जाता है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए, ऑप्शन 3 ही सही है आपका। अधिक ऑक्सीजन को जो है पानी में घुलने देने के लिए जो है वो पंप रखा गया रहता है, ठीक है, एक्वेरियम में, मछली घर में। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। तो देखिए, दांतों में क्षय से बचने के लिए जो है कौन से 4 तरीके अंजलि के दोस्त ने बताया है। दिन में 2 बार ब्रश करें, इनेमिल कम न हो इसके लिए ब्रेसेस पहने, मिठाई, चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ न ले, हर खाने के बाद कुल्ला करें। अंजलि को उपयुक्त तरीकों में से किसका अनुपालन करना चाहिए, ठीक है, तो किसका जो है अनुपालन करना चाहिए अंजलि को, ये आपको बतानी है इसमें। तो आपने ऑप्शंस देख लिए, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, दिन में 2 बार ब्रश करें, बिल्कुल सही जो है उन्होंने सजेस्ट किया है कि दांतों को जो है क्षय से बचाने के लिए, कैविटी से बचाने के लिए जो है या सड़ने से बचाने के लिए जो है क्या करना चाहिए, दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, तो ये तरीका सही है। इनेमेल कम न हो इसके लिए ब्रेसिस पहने, नहीं, दांत को ठीक रखने के लिए, यानी कि जो है मतलब ब्रेसिस जो है एक्चुअल में पहना जाता है, जहां तक मुझे आइडिया लग रहा है, दांतों को बराबर करने के लिए, ठीक है, तो ब्रेसिस नॉर्मल आदमी नहीं पहनता है, जिसको दांतों में कुछ दिक्कतें आती हैं, जैसे कि कुछ दांत उनका बराबर नहीं रहता, वो पहनते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेसिस पहनने के लिए कहा गया है, ये नहीं होगा, ठीक है। मिठाई, चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ न ले, बिल्कुल सही सजेशन है ये, कि मिठाई और चॉकलेट्स खाने से जो है दांत में कीड़े पड़ जाते हैं, तो ये सभी नहीं खाना है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ जैसे कि कोका कोला हो गया, स्प्राइट हो गया, ये सभी में कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, तो ये जो है दांतों के लिए भी हानिकारक होते हैं। हर खाने के बाद कुल्ला करें, खाना खा लेने के बाद जो है कुल्ला करना जरूरी है, क्योंकि दांत में जो फंसे हुए खाना होते हैं वही बाद में सड़ के वो जो है कैविटी पैदा करते हैं, यानी कि दांतों में क्षय कर देते हैं, ठीक है, क्षय बनाते हैं। तो इसके लिए जो है कुल्ला करना बहुत आवश्यक है, ताकि दांत के बीच में अटके हुए जो खाना भोजन के टुकड़े हैं वो अच्छे से निकल जाए, ठीक है, कुल्ला के द्वारा। तो ये भी सही इन्होंने सजेशन दिया है। तो देखिए, अंजलि को उपरोक्त तरीकों में से किसका अनुपालन करना चाहिए, तो ये हो जाएगा बी, एक नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, बी जो है गलत दिया गया है, बाकी ए सी डी हो जाएगा। तो ए सी डी दिया गया है ऑप्शन सेकंड में, सी डी ए दिया गया है, ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड आपका राइट होगा इसका। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन कीजिए। तो एक वेन डायग्राम दिया गया है, यहाँ पे जो है आपको देखना है और ये नीचे आपको आंसर इसका देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले वेन डायग्राम को हम लोग स्टडी करेंगे। यहाँ पे देखिए, जमीन पर रहने वाले जीव जंतु इसमें दिए गए हैं, पानी में रहने वाले जीव जंतु इसमें दिए गए हैं, और अंडे देने वाले जीव जंतु, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से जीव जंतु एक्स में रखे जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, एक्स यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है, और एक्स में जो है किसे रखा जा सकता है ये पूछा गया है। एक्स यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, एक्स छोटा सा दिया गया है, तो एक्स में किसे रखा जा सकता है, यानी कि इसमें जो है देखिए, ये ऐसा जीव होगा जो जमीन पर भी रहता होगा, ठीक है, पानी में भी रहता होगा, और प्लस में जो है यहाँ पे देखिए तीनों इसका प्रॉपर्टी आ जाएगा, यहाँ से भी है, यहाँ से भी है, यहाँ से भी है, तो यानी कि जो है अंडे भी देने वाला जीव जंतु होगा, ठीक है। तो ये आपका कौन सा होगा, यहाँ पे ऑप्शन देखिए, मगरमच्छ, सर्पमीन, ईल, शार्क, मछली। तो देखिए, मछली तो जमीन पर नहीं रह सकती है, शार्क भी एक मछली है, ये भी नहीं रह सकती है, ईल भी नहीं रह सकती है, लेकिन मगरमच्छ जो है ये तो जमीन पर रह सकता है और पानी में भी रह सकता है। तो इसी से आप आइडिया लगा सकते हैं, इसका करेक्ट हो जाएगा मगरमच्छ, ठीक है, मगरमच्छ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो जीव में भी रहता है, पानी में भी रहता है और अंडा भी देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 80, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है। तो निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म जो है पेड़ पौधों और जीव जंतु दोनों में मिलता है। तो आपके ऑप्शन है, वृद्धि और भोजन बनाना, प्रजनन और भोजन बनाना, प्रजनन और अंकुरन, वृद्धि और प्रजनन, ठीक है, तो करेक्ट हो जाएगा इसमें आपका। तो देखिए, यहाँ पे जो पेड़ पौधों और जीव जंतु दोनों में मिलता है वो हो जाएगा आपका वृद्धि और प्रजनन, ठीक है।
और भोजन बनाना तो ये जो है प्लांट भी भोजन बनाती ही हैं, लेकिन देखा जाए तो जैसे इंसान भोजन बनाते हैं उस प्रकार से तो नहीं बनाते हैं ना, ठीक है, तो ये नहीं होगा। और प्रजनन और भोजन बनाना से जो इसमें सबसे अंकुरन नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे उपयुक्त ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन 4 ही होगा। इसमें वृद्धि और प्रजनन ये दोनों में होते हैं, ठीक है, पौधे और जीव जंतु दोनों में। क्वेश्चन 81 है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटीय रूप से संबंधित है? तो निकटीय रूप से कौन से संबंधित है, आप ऑप्शंस को देख लेते हैं पहले। मच्छर, मलेरिया, एनीमिया, लौह, ठीक है, लौह, मलेरिया, एनीमिया, रक्त, लौह, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला, मच्छर, डेंगू, लौह, गुड़, ठीक है, तो कौन जो है संबंधित इसमें दिख रहा है आपको, तो ये हो जाएगा आपका 1 ही करेक्ट है, क्योंकि इसमें देखिए मच्छर से जो है, मच्छर काटने से मलेरिया होती है, और ये जो है खून की कमी होती है, और लौ की एनीमिया जो है, लौ की यानी कि आयरन की कमी से जो है एनीमिया होती है, ठीक है, और तो इसलिए ये संबंधित दिख रहे हैं, ठीक है। और दूसरे में देखा जाए तो लौ मलेरिया नहीं होगा, एनीमिया रक्त नहीं होगा, लौ हेमोग्लोबिन, एनीमिया आंवला नहीं, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन 1 ही इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 82, जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वो मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर एक्वेरियम का पानी, तो देखिए एक्वेरियम का पानी में क्या होता है कि जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में यदि डाला जाता है तो वो मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर का पानी क्या होता है, मछली के तैरने योग्य नहीं होता है, ऑक्सीजन रहित होता है, मछली द्वारा पीने योग्य नहीं होता है, खनिज रहित होती है, ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो है पानी जो है ऑक्सीजन रहित हो जाती है, ठीक है, इसलिए जो है मछली की मृत्यु हो जाती है वहां पे। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, ऑक्सीजन रहित हो जाती है। तो कभी भी आपको एक्वेरियम यानी कि मछली घर वाला क्वेश्चन आए तो ये ऑक्सीजन से ही संबंधित है, तो आप ऑक्सीजन वाला ऑप्शन खोजने का प्रयास कीजिएगा, और यदि पॉजिटिव ऑप्शन लगे तो आप उसे टिक मार सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 83, निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो देखिए यहाँ पे चांद की जो है क्या क्या विशेषता है आप अच्छे से जानते हैं, तो आप वही बताना है। यहाँ पे देखिए हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, समतल सतह, पानी नहीं, क्या पानी है चांद पर, पानी तो नहीं मिलता है चांद पे, ठीक है, तो ये आपका। और देखिए पर्याप्त हवा कहाँ है, हवा भी पर्याप्त वहां पे नहीं मिलते हैं, ठीक है। ऊंचे पहाड़, ये भी नहीं होगा, ये नहीं है, हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, समतल सतह यानी ऊपर खाबर जो है वहां पे, यानी कि जो है मतलब समतल सतह नहीं है वहां पे, प्लेन जो है सतह आपको नहीं मिलेंगे। पानी नहीं, गहरे गड्ढे, ऊंचे पहाड़, हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, पानी नहीं, तो यहाँ पे देखिए ये भी नहीं होगा। सही जो होगा इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, पानी नहीं है वहां पे, गहरे गहरे गड्ढे पाए जाते हैं, और उसके पश्चात ऊंचे पहाड़ पाए जाते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसमें हो जाएगा ऑप्शन 3 आपका। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को किसी ग्रुप में जरूर शेयर कर दें, और साथ में जो है आप प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा, पिछले वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, सीडीपी के क्वेश्चंस होंगे उसमें, और ईवीएस का पार्ट इससे पहले के क्वेश्चन यानी कि पार्ट 1 जिसमें हमने क्वेश्चन 61 से लेकर 75 तक किया था, ठीक है। तो प्लेलिस्ट का नाम है सीटेड फरवरी 2026 पेपर 1 नामक प्लेलिस्ट बना हुआ है, और यदि आप पेपर 2 की भी तैयारी करते हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिया गया है, सीटेड पेपर 2 का भी हम लोग तैयारी करा रहे हैं, तो आप उन वीडियोज को भी देख सकते हैं। पेपर 2 का अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, सीटेड पेपर 2 फरवरी 2026 नामक प्लेलिस्ट है। आते हैं प्रश्न पर। आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। तो आरती जो है क्या इन्होंने पढ़ा, एक पोस्टर पर जो है एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित जो है निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। उन्होंने जो है किसी बीमारी के बारे में जो है, जैसे हम देखते हैं बहुत जगह जो है पोस्टर चिपकाए हुए रहते हैं जिसमें लिखा हुआ रहता है आपको जो है इस रोग से बचने के लिए जो है इस तरह के सावधानियों को अपनाना चाहिए, ठीक है। तो उसी प्रकार से आरती को एक पोस्टर दिखी, उन्होंने पढ़ा एक बीमारी के बारे में, ठीक है, इसको कैसे जो है रोकथाम किया जा सकता है, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए,
वहां पे जो है क्या क्या लिखा हुआ है उस पोस्टर में। अपने आसपास पानी को जमा न होने दे, पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखे, यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करे, स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करे। ठीक है, तो आपको तो आइडिया मिल ही गया होगा किस बीमारी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो आगे देखते हैं क्या पूछा गया है। पोस्टर का उद्देश्य है डैश के फैलने के बारे में जागरूकता पैदा करना। तो किस रोग को जो है फैलने से रोकने के लिए जो है यहाँ पे जो है इस पोस्टर में जो है सुझाव दिए गए हैं। तो आपके ऑप्शन है डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर यानी कि इंसेफ्लाइटिस, चेचक और मलेरिया, डेंगू और आई फ्लू, टाइफाइड और हैजा। टाइफाइड और हैजा तो है नहीं, ठीक है। और तो कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1। ठीक है, डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर जो कि मच्छर से फैलता है, वही जो है मच्छर से फैलने वाली जो बीमारी है उसी से संबंधित सावधानियां जो है सुझाई गई है। यानी कि पोस्टर में जो है इसके बचाव से संबंधित स्टेप्स बताए गए हैं कि आपको जो है कहीं पे भी जो है पानी जमा नहीं होने देना है और जाली का प्रयोग करना है मच्छरों से बचने के लिए। ठीक है, मच्छर जाली का। और साथ में उसी प्रकार से और दिए गए हैं यहाँ पे कूलर और टंकियों को साफ रखने के लिए और साथ में जो है पानी को जमा नहीं होने देने के लिए। और यदि पानी कहीं जमा हो गया तो वहां पे तेल का छिड़काव करने के लिए ताकि मच्छर जो है प्रजनन नहीं कर सके। तो इसमें करेक्ट जो होगा आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा, डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर इंसेफ्लाइटिस से बचने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात फ्लोरा फाउना के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह डैश में विद्यार्थियों की सहायता करेगा। तो देखिए, भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात यानी कि फ्लोरा और फाउना के बारे में जब उन्होंने जो है वनस्पतियों के बारे में और जंतुओं के बारे में जो है उन्होंने पढ़ा लिया, उसके पश्चात जो है विद्यालय ने जो है प्राथमिक कक्षाओं के जो विद्यार्थी थे उनको कहाँ लेकर गए, वो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान लेकर जाते हैं। ठीक है, यह डैश में विद्यार्थियों की सहायता करेगा यदि उन्हें जो है, यानी कि आप समझ सकते हैं इससे, उन्हें जो है भ्रमण विधि के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास किया गया। ठीक है, लाइव उन्हें दिखाया गया, राष्ट्रीय उद्यान में ले जाकर दिखाया गया कि प्राणी जगत के बारे में और साथ में जो है जंतु जगत के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो इससे जो है उनमें इससे जो है बच्चों को क्या सहायता मिलेगी। तो आपके ऑप्शंस हैं प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने, कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशल के विकास, बाहरी भ्रमण से दोस्तों के साथ मजा लेने। तो देखिए, बाहरी भ्रमण के साथ दोस्तों को मजा लेने के लिए तो भ्रमण नहीं कराया गया है। ठीक है, ये नहीं होगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशल का विकास, पर्यावरण संरक्षण किस तरह से किया जाता है ये नहीं दिखाया गया है, बल्कि ये तो मतलब आप कह सकते हैं कि ठीक है संरक्षण के लिए है, लेकिन मुख्य उद्देश्य यह नहीं है। ठीक है, और प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने के लिए भी नहीं होगा। ठीक है, करेक्ट जो होगा इसमें सबसे उपयुक्त ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने। यानी कि जो भी उन्होंने कक्षा में पढ़ा प्राणी जात और वनस्पति जात के बारे में, तो वे जो है उस चीज को वास्तविक रूप से जोड़ सके, क्योंकि वहां पे उन्हें जो है लाइव देखने को मिलेगी, असली पौधे को वो देखेंगे, असली जंतुओं को देखेंगे, तो उससे वो जोड़ पाएंगे इसका ये नाम है, इसका ये नाम है, ये इस तरह से दिखता है, ये उस तरह से दिखता है, क्योंकि वो अपने खुले आंखों से देख पाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने जो क्लास में पढ़ा कक्षीय अधिगम को, यानी कि जो क्लास में उन्होंने सीखा उसको वास्तविक जीवन के साथ जोड़ने के प्रयास यहाँ पे किया गया। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को। तो देखिए, पोषण यानी कि न्यूट्रिशन को जो है पढ़ाने के लिए जो है एक शिक्षक को किस तरह से जो है कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, किस तरह से जो है बच्चे जो है अच्छे से इस संकल्पना को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस हैं, मानव दांतों का प्रतिरूप दिखाना चाहिए। तो देखिए, पोषण के बारे में पढ़ाना है तो दांतों का तो इसमें कोई मतलब कनेक्शन नहीं लगता है, तो ये गलत है। ठीक है, विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री भोजन को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षकों को व्याख्या करनी चाहिए।
तो उनका जो भोजन वो लेकर आए हैं उसे खोलने के लिए कहेंगे और देखने के लिए कहेंगे, ठीक है, और साथ में उससे पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो हो सकता है किसी का कुछ खाना लाया हो, किसी का कुछ खाना बचा, तो टिफिन तो हर दिन चेंज ही होते हैं, ठीक है। तो टिफिन खोल कर कहना ये सही नहीं है। हो सकता है आपका जो पीरियड है उस टाइम तक लंच टाइम खत्म हो गया हो, तो आपको इसे पढ़ाएंगे, ठीक है। ये तरीका सही नहीं है, ठीक है। सेकंड नहीं होगा। पोषक तत्व से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए। सैंपट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, तो पाचन तंत्र नहीं होगा। तो करेक्ट जो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3, पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए, ठीक है। तो यदि जो है जैसे कि शिक्षक बता सकते हैं कि दाल से जो है कौन से विटामिन पाए जाते हैं, कौन सा जो है प्रोटीन, माफ कीजिएगा, प्रोटीन जो है कितना मात्रा में मिलता है, उस जैसे दूध से जो है कैल्शियम पाए जाते हैं, और विटामिन डी के स्रोत क्या क्या है, विटामिन जो है ए के स्रोत क्या क्या है, जैसे कि गाजर हो गया, पपीता हो गया, ठीक है। ये सभी एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो समझा सकते हैं बच्चों को, और उदाहरण देकर जो है वो उनके अंदर जो पाए जाने वाले पोषक तत्व हैं उनके बारे में जानकारी दे सकते हैं बच्चों को, ताकि वो भी जो है अपने खाना को लेकर और सचेत हो जाएं, और वो जो है विभिन्न अच्छी चीजों को अपने खाना में शामिल करें और पोषक तत्वों को प्राप्त करें, ठीक है। ताकि उन्हें नॉलेज हो तभी तो प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो पोषण संकल्पना को जो है इस तरह से टीचर समझा सकते हैं। नेक्स्ट है शामिल करना, इंगेज, खोजबीन करना, एक्सप्लोर, व्याख्यान करना, एक्सप्लेन, विस्तार देना, इलाबोरेट, और मूल्यांकन करना यानी कि इवेल्युएट करना, ठीक है। विज्ञान के प्रभावी शिक्षण से जुड़े 5 महत्वपूर्ण ES है, ठीक है। अंकुरन के लिए आवश्यक स्थितियां की संकल्पना से जुड़े व्यवहारिक अनुभवों को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उनसे निम्नलिखित गतिविधियां कराने के लिए कहता है। तो क्या गतिविधियां हैं? देखिए क्वेश्चन थोड़ा लंबा है तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये 5 चीजें दिए गए हैं। शामिल करना, खोजबीन करना, व्याख्या करना, विस्तार देना और मूल्यांकन करना, ठीक है। ये 5 जो है ये प्रभावी शिक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण ES है, यानी कि ये जो है ये 5 स्टेप को जो है शामिल किया जा सकता है बच्चों को समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे जो है आपका प्रश्न है, ये प्रश्न है अंकुरन के लिए आवश्यक स्थितियां की संकल्पना से जुड़े व्यवहारिक अनुभवों को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उनसे निम्नलिखित गतिविधियां करने के लिए कहता है। यानी कि सिंपली आप समझिए कि अंकुरन की विधि उन्होंने बताया है, ठीक है, कि किस तरह से जो है अंकुरन करना है। तो यहाँ पे देखिए, बीजों को रात भर पानी में रखें और उन्हें सूती गीले कपड़े में रखें। 2 दिन बाद बीजों का अवलोकन करें और उनमें आए परिवर्तनों को रिकॉर्ड करें, ठीक है। यानी कि जो है अंकुरन करने के लिए जो है वहां पे जो है कौन कौन से स्टेप को अपनाना है। तो सबसे पहले तो है कि बीजों को जो है रात भर पानी में रखना है, फिर उसको जो है सूती गीले कपड़े में रख देना है, ठीक है। जब वो फूल जाएंगे पानी में तो उसके पश्चात उसको निकाल कर गीले कपड़े में रख देना है, ठीक है। सूती के गीले कपड़े में रख देना है, ठीक है। उसके बाद 2 दिन बाद बीजों का अवलोकन करें। 2 दिन के बाद जो है देखना है कि बीजों में क्या परिवर्तन आए, ठीक है। उनमें आए परिवर्तन को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। उसके पश्चात पुस्तक पढ़े और दिए गए कार्य पत्रक वर्कशीट का काम करिए। यानी जो भी किताब में जो है वर्कशीट दिए गए हैं, वर्क उससे संबंधित दिया गया है, अंकुरन से संबंधित, उसे करना है, ठीक है। यहाँ पे 3 चीजों को जो है इन्होंने शामिल किया है, और यहाँ पे आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि शिक्षक द्वारा दी गई उपरोक्त गतिविधियों में इन 5 ES में से कौन से शामिल नहीं होते हैं। यानी कि 5 ES में से क्या क्या थे? 5 ES थे आपके शामिल करना, खोजबीन करना, व्याख्या करना, विस्तार देना, मूल्यांकन करना। तो इन 5 में से जो है इन 3 स्टेप में क्या नहीं है आपको ये देखना है। तो देखिए यहाँ पे एक तो अवलोकन करना आ जा रहा है, ठीक है, अवलोकन आ जा रहा है, और दूसरा है कि आपका क्या क्या था, खोजबीन करना, व्याख्या भी करना है, ठीक है, और मूल्यांकन तो करना ही है कि क्या क्या चेंजेस आए, ये अवलोकन करना है, ठीक है, और साथ में जो है उसका वर्कशीट भी बनाना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस देख लेते हैं। शामिल करना और मूल्यांकन करना, मूल्यांकन करना यहाँ पे हुआ है तो ये नहीं होगा। व्याख्या करना, विस्तार करना, ये भी है।
खोजबीन मूल्यांकन करना है, खोजबीन शामिल करना और खोजबीन करना। तो यहाँ पे करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, शामिल करना और खोजबीन करना। कुछ भी यहाँ पे शामिल करना या खोजबीन उसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको अवलोकन करना है और उसका मूल्यांकन करना है, ठीक है, और उसका उससे संबंधित जो है व्याख्या आपको बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई चीज शामिल करने के लिए नहीं दिया गया है और खोजबीन करने के लिए नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन 4 ही सही होगा। क्योंकि कौन से जो है शामिल 5 ईएस में से कौन से शामिल नहीं होते हैं, आपसे प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। शामिल करना और खोजबीन करना ये दोनों स्टेप नहीं किए गए हैं, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 88 है। तो देखिए आप परेशान नहीं होंगे, सीटेट में जो है इसी प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। सीटेट के क्वेश्चन ही लंबे लंबे होते हैं, तो आप थोड़ा भाषा को जो है अपना इम्प्रूव कीजिएगा और क्वेश्चन को जो है तोड़कर आप समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो इससे आप कंफ्यूजन नहीं होगा। यदि लगातार क्वेश्चंस को पढ़ते हुए नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इस आइडिया को अपना सकते हैं, क्वेश्चंस को तोड़ तोड़ कर पढ़ना, ठीक है। एक लाइन पढ़ लिया, उसको तोड़ दिए, फिर दूसरा लाइन समझने का प्रयास किए, फिर तीसरा, ठीक है। हालांकि आप प्रैक्टिस बहुत कर लीजिएगा, प्रीवियस क्वेश्चन का इतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और आपके लिए जो है मैराथन वीडियोज भी हम लोग अवेलेबल करेंगे इसी चैनल पर, और साथ में जो है एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझाते हुए चलेंगे, ताकि आपको जो है कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। कॉन्सेप्ट जब आप समझ जाइएगा तो आसानी से आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन 88 में। एक कक्षा के अनुभाग अ को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया। यानी कि देखिए अनुभाग अ, यानी कि आप अ है, ठीक है, या ई कह सकते हैं, ठीक है, ई को अ लिखाता है। और दूसरा है पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों के में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया। जबकि अनुभाग ब यानी कि बी को जो है ब, ठीक है, ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में यह पाया गया कि अनुभाग अ के विद्यार्थियों ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया। ऐसा होने का कारण यह हो सकता है कि, तो देखिए इनके लिए जो है मल्टीमीडिया कैप्सूल यूज किया गया, यानी कि वीडियोज वगैरह दिखाए गए, ऑडियोज वगैरह सुनाए गए। लेकिन जो ब था यानी कि अनुभाग ब, जो बी जो था, इनको जो पढ़ाने का तरीका था वो था सिर्फ बोर्ड में जो है इन्हें जो है विभिन्न आरेख बनाते हुए इन्हें पढ़ाया गया, ठीक है। तो इससे जो है ये पता चला कि जो अनुभाग अ का जो बच्चे थे उन्होंने जो है इस प्रकरण को बेहतर समझा, ठीक है। तो इसके कारण क्या थे, कैसे जो है उन्होंने बेहतर समझा, तो आपके ऑप्शंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि ग्रीन बोर्ड जो है एक अच्छी सामग्री नहीं है, अच्छी दृश्य सामग्री नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये गलत है। बहु उपागम दैनिक जीवन स्थितियों के अधिक नजदीक है। मल्टीमीडिया सामग्रियों का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक मितव्ययी इकोनॉमिकल है। दृश्य श्रव्य सामग्री का बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती है। तो देखिए ऑप्शन 4 जो है इस ऑप्शन में सबसे सही दिख रहा है, क्योंकि दृश्य श्रव्य सामग्री जो है यानी कि ऑडियो विजुअल जो सामग्री है, यानी कि जो भी वीडियोस दिखाए गए उससे संबंधित, ठीक है, जो पेट्रोलियम से संबंधित वीडियोस दिखाए गए अनुभाग अ के बच्चों को, उससे जो है उनकी इंद्रियां जो है, यानी कि उन्होंने जो है ध्यान से सुनना, ठीक है, और आंखों का भी उन्होंने प्रयोग किया, फिर से कानों का भी प्रयोग किया, ठीक है, ध्यान उन्होंने दिया और इंद्रियों को जो है उन्होंने बेहतर इस्तेमाल किया। इसी कारण से जो है उन्होंने कॉन्सेप्ट को जो है अच्छे से समझ पाया, ठीक है। तो इसलिए करेक्ट इसमें हो जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है। नेक्स्ट है, एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यू रचना सबसे प्रभावी होगी। तो देखिए एक कक्षा में जो है औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं, यानी कि एवरेज भी नहीं है उनका, जो है वो जो है चीजों को जल्दी नहीं समझ पाते हैं और वे जो है औसत से भी कम है, ठीक है। ऐसे कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, ठीक है। और उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यू रचना सबसे प्रभावी होगी, यानी कौन सा तरीका अपनाया जाए कि वे बच्चे भी जो है दूसरे बच्चों के समान आ जाए, दूसरे बच्चों के समान ही वो भी जो है पढ़ने लगे, उनका भी जो है ध्यान कंसंट्रेट करना या पढ़ाई पर उतना ही उनका ध्यान हो, या वो चीजें जो है जो कार्य दिए गए हैं उतने ही समय में वो भी पूरा करे, अच्छे से वो भी पढ़ सके। तो इन कमजोर बच्चों के लिए क्या तरीका अपनाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना और उनके काम का पर्यवेक्षण करना,
उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्र की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना, यह सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आए, उन्हें घर पर करने के लिए एक अतिरिक्त दत्त कार्य देना। ठीक है, तो करेक्ट जो हो जाएगा इसमें हो जाएगा उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। यानी जो भी उनका जो है कमजोर क्षेत्र है, जो इन 4 बच्चे हैं, इनके कमजोर जो क्षेत्र हैं उसे सबसे पहले आप एक शिक्षक को पहचान करना होगा और उसके पश्चात उसके जो है सुधार के लिए किन किन तरीकों को अपनाया जा सकता है, उसे जो है उस उपाय को जो है अपनाना होगा। ठीक है, शिक्षक को, तब जाकर वो बच्चों में सुधार आ सकती है। तो ऑप्शन सेकेंड इसमें सही हो जाएगा। और नियमित रूप से विद्यालय आना ही जो है आने से उनका जो है डेवलपमेंट नहीं हो जाएगा, बल्कि उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, तब जाके होगा। घर पर करने के लिए अधिक लोड दे दीजिएगा, अधिक होमवर्क दे दीजिएगा, तो और नहीं कर पाएंगे, वो और फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, तो उनको जो है पढ़ने से मन ही चला जाएगा, उनको पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना है। उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना, उनके काम का पर्यवेक्षण करना। देखिए, आप सबसे आगे उन्हें बैठा दीजिए और उन्हें कुछ आता नहीं है, वो खुद कमजोर है, तो और वो डर आप देखते हैं क्लास में जो है जो बच्चे होते हैं पीछे ज्यादा बैठते हैं, तो ऐसा होता भी है कि टीचर जो है कहते हैं कि जो आगे बैठते हैं वो टैलेंटेड होते हैं, जो पीछे बैठते हैं थोड़ा सा जो है कमजोर होते हैं। तो हालांकि ये तो एक मानसिकता है, लेकिन बैठने की यहाँ पे बात हो रही है ऑप्शन के अनुसार से, तो आगे बैठाने से थोड़ा सा हो सकता है वो डर जाए, इसी कारण से ये तरीका सही नहीं रहेगा, बल्कि सबसे अधिक उपयुक्त तरीका जो होगा वो हो जाएगा उनके कमजोर क्षेत्र को पहचान करके उसको जो है सुधार करना। ठीक है, तो ऑप्शन सेकेंड इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में से कौन सा सही तरीका है। तो देखिए, एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए जो है कौन सा सही तरीका होगा, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या क्या दिए गए हैं। डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना, उनका संपादन करना, अंक योजना लिखना। ठीक है, तो इसी प्रकार से स्टेप्स दिए गए हैं चारों ऑप्शंस में, आपको देखना है कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होगा इसमें। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो है प्रश्न पत्र, आप शिक्षक हैं तो प्रश्न पत्र बनाने के लिए हो सकता है आपको मिल जाए, आप जिस भी विषय का सब टीचर होंगे आपको उस विषय का प्रश्न पत्र बनाने के लिए दिया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले है डिजाइन तैयार करना। ठीक है, आप सबसे पहले डिजाइन देखेंगे, उसके पश्चात ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, फिर प्रश्न लिखेंगे। ठीक है, फिर उनका संपादन करेंगे, फिर अंक योजना लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे सही स्टेप जो होगा 1 ही हो जाएगा प्रश्न पत्र को तैयार करने के लिए, तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 1। तो देखिए, हमने ईवीएस के जितने भी क्वेश्चंस दिए गए थे 29 जनवरी 2012 के पेपर का हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है 18 नवंबर 2012 के क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और पिछले वीडियोज को प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें। सीटेट पेपर 1 फरवरी 2026 नामक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट विजिट करके जरूर देख लीजिए। और चैनल को अभी तक में सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।